इस वीडियो में हम लोग गीता हरिहरन का लिखा हुआ नॉवल द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट के बारे में जानेंगे। इस नॉवल का कैरेक्टर्स और इसका समरी के बारे में जानेंगे और इसका बैकड्रॉप जो है और इसमें फोकलोर और मिथोलॉजी का जो इंपॉर्टेंस और एनालिसिस है वो भी समझते हुए चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं गीता हरिहरन का लिखा हुआ ये फर्स्ट नॉवल है जिसका वजह से कॉमनवेल्थ प्राइज फॉर बेस्ट फर्स्ट बुक भी मिला था। 1992 में ये लिखा गया था, 93 में वो प्राइज उनको मिला था। तो बेसिकली जो ये नॉवल है ये 3 जनरेशन का वेमेन को मेन कैरेक्टर लेके डील करती है। ठीक है, वो कैरेक्टर में बाद में आएंगे, पहले उसका मोटिव बता देते हैं कि इंडियन वेमेन का जो साइकी है, जो साइकोलॉजी है, जो चिंता वो लोग का चलता है, या सोसाइटी जो एक कंस्ट्रक्ट करके रखा है द आइडियल इमेज ऑफ इंडियन वुमेन, उसको लेकर के उसको एक्सप्लॉयट करके गीता हरिहरन ने ये नॉवेल लिखा है। इसमें उन्होंने 3 अलग अलग जनरेशन का वुमेन का लाइफ को दिखाया है, उनका लाइफ में चलते हुए टेंशन को दिखाया है, उनका पर्सनल एम्बिशंस कैसे उनका सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से क्लैश कर जाता है, उनको फेमिलियल प्रेशर कैसे झेलना पड़ता है, मैरिज उनके लिए कैसे एक गला घोटने वाला एजेंट बन जाता है, और कैसे सब कुछ से अल्टीमेटली वो लोग एक कॉम्प्रोमाइज़ करके चलने का या एक सरवाइव करने का, एक सब चीज़ को एडजस्ट करने का एक मनोभाव ले लेती है और यहीं से आगे बढ़ती है। तो ये चीज़ पे पूरा स्टोरी बेस है। तो जो 3 कैरेक्टर पे या जो 3 जनरेशन का वुमेन का मेन चरित्र पे ये पूरा नॉवेल राउंड अप होता है, दैट इज़ देवी, सीता और मायम्मा। ये तीनों ही बेसिकली मैट्रिक्स से बिलोंग करती है, बट दे आर ऑफ 3 डिफरेंट जनरेशन। सबसे पुराना है मायम्मा, फिर नेक्स्ट जनरेशन है सीता, और सबसे जो यंग जनरेशन दैट इज देवी। ठीक है, तीनों का बारे में मैं काफ़ी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, फिर जैसे समरी में बताता हुआ चलूँगा वैसे आप लोग कनेक्ट करते हुए चलेंगे। देवी है इस पूरा नॉवल का जो नरेटर आप कह सकते हैं, उसी के ज़बानी से हम लोग पूरा नॉवल सुनते हैं। और शी इज़ अ यंग गर्ल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, उसका हायर स्टडीज़ अमेरिका में कंप्लीट हुआ है, लेकिन फ़िलहाल वो अपने माँ का पास आ गई है लौट करके इंडिया, क्योंकि उसका माँ चाहती है उसका शादी हो जाए, जैसे हर स्वाभाविक इंडियन वुमेन चाहती है कि उसका बेटी का अच्छा जगह शादी होकर सेटल हो। यहीं उनको उनका हिसाब से एक प्रॉपर वे ऑफ लाइफ है, प्रॉपर वे ऑफ सेटलमेंट है। तो वही हिसाब से देवी भी शादी करके सेटल होती है, बट बाद में उसको कुछ प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, वो आगे में डिस्कशन करेंगे। सीता है उसकी माँ, देवी की माँ। ठीक है, शी इज़ विडोड एट प्रेजेंट, यानी जब वो देवी को बुला लेती है तो उस वक्त वो विडो हो जाती है, उसका हस्बैंड का डेथ हो जाता है। और इनका भी जो ज़िंदगी में है, इनका भी कुछ एस्पिरेशंस था, इनका म्यूज़िक के प्रति काफ़ी प्यार था, लेकिन फिर फैमिलियल प्रेशर्स और हाउस होल्ड ड्यूटीज़ के चक्कर में वो उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और एक आखिरी कैरेक्टर है मायम्मा। ये सबसे मतलब ऊपर का जनरेशन वाली है, यानी ये सीता से भी एक जनरेशन ऊपर है। ये ऑलमोस्ट ग्रैंडमा लाइक फिगर है देवी का नज़र से अगर देखा जाए तो। ठीक है, ये देवी का ससुराल में शामिल है, यानी देवी का जो इन लॉज है, हस्बैंड का घर है, उसमें ये केयर टेकर का काम करती है। ठीक है, देवी का हस्बैंड तो जनरली घर में ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, वो टूर्स में ही बिजी रहता है। तो घर में देवी का ससुराल में बस 2 ही मेन व्यक्ति रहते हैं, एक उसके ससुर जी जिसको बाबा नाम से पुकारा जाता है इस नॉवल में, और दूसरा ये मायम्मा, शी इज़ द केयर टेकर कम कुक ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है, पूरा हाउस होल्ड का सारा मेन काम आज वहीं संभालती है। और वो पहले तो देवी से थोड़ा सा मतलब जलती थी, या क्योंकि अचानक से पूरा किचन का जो कर्तृत्व है या पूरा हाउस होल्ड का एक वाइफ का तरह संभालने का दायभार है, ये अब तक जो एक फेमिनाइन फिगर मैम के हाथ में था, ये अचानक से देवी का हाथ में शिफ्ट हो जाएगा तो इनको पसंद नहीं था। तो पहले पहले देवी से तो वो उतना घुलती मिलती नहीं थी, लेकिन बाद में वो अपना लाइफ का स्टोरी खुद देवी को बताएगी। उनको भी अपना बचपन से कैसे टॉर्चर सहना पड़ा है, अपना सास और अपना हस्बैंड का, और बेटा पुत्र संतान ना होने के कारण कितना लांछना सहन करना पड़ा, ये सब स्टोरी वो बताती है। तो ये तीनों जो मेन कैरेक्टर हैं इनका आपसी संबंध से और इनका स्टोरीज हालांकि एक दूसरे से स्टोरी अलग है, बट कहीं ना कहीं ये तीनों एक जगह लिंक हो जाते हैं कि कैसे इंडियन सोसाइटी में वुमेन को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने ही आप को टिका के रखने के लिए, अपने ही मैरिज को सस्टेन करने के लिए, अपना लाइफ को एक सोसाइटल वे में एक्सेप्टेबल दिखाने के लिए, कम से कम अंदर से उनको अप्रूव हो चाहे ना हो। ठीक है, तो समरी में मेन आप चलते हैं
मेन थोड़ा जो की पॉइंट्स है वो टच करते हुए चलेंगे। जैसे बताया जाता है नॉवेल में कि देवी हायर एजुकेशन अपना कर रही है यूएस से, ठीक है। तो हर साल वो आती है छुट्टी में ग्रैंड मदर के पास अपना। क्यों? क्योंकि ग्रैंड मदर उसको ढेर सारे स्टोरीज सुनाते हैं, और स्टोरी कैसा, इंडियन मिथोलॉजी वाला स्टोरी, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, फिर सारे पुराण है, उसमें से कुछ कुछ जो फोकलोर्स है, जो लेजेंडरी जो मिथ्स है, ऐसे कहानी दादी उसको देवी को सुनाती है। और बचपन से ही ये ढेर सारा कहानी सुन सुन के देवी का भी मन जो है वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीने का लगा है। और ग्रैंडमा से ये सब स्टोरी सुनना उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ग्रैंडमा का साथ वक्त बिताना उसको पसंद है, ठीक है। इसलिए वो एक भी ऐसा साल नहीं होता था कि वो ग्रैंडमा का घर आना मिस करती थी, ठीक है। अब उस ग्रैंडमा जितने भी स्टोरीज बताते थे सब थोड़ा सा अलग टाइप के कैरेक्टर थे, मतलब थे तो सब फीमेल प्रोटैगनिस्ट, लेकिन जनरली इंडियन सोसाइटी में फेमिनिटी का पैरागॉन जिसको कहा जाता है, जिसका बारे उदाहरण दिया जाता है कि फीमेल हो तो ऐसा, नारी हो तो ऐसा, जैसे सीता हो गया, सावित्री हो गया, दमयंती हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह, जो जो मतलब एकदम सैक्रिफाइस का, या अपने पति के प्रति, अपने ससुराल के प्रति, अपना संसार के प्रति सब कुछ लुटा देने का, या अपने आप का जो एम्बिशन है उसको कुर्बान करके अपना बेटे बच्चों पति के लिए सब कुछ करने का, ये सब जो पैट्रियार्कल थॉट वाला नोशंस जो पूरा करती है, ठीक है, वो सब कैरेक्टर उसका बारे में दादी नहीं बताती थी। दादी बताती थी ऐसा सब कैरेक्टर के बारे जो खुद का, जिनमें खुद का भी प्राइड हो, जिनमें खुद का भी एक इंडिविजुअल स्पेस लेने का या इंडिविजुअलिटी रखने का, अपना छाप छोड़ने का क्षमता हो, ठीक है। तो ये पूरा नॉवेल में आपको ढेर सारा मिथ्स का प्रयोग बार बार मिलेगा, और यही मिथ्स जिस जो दादी के पास वो छोटे में सुनती आई थी, जब वो खुद बड़ी होती है और ज़िंदगी के अलग अलग स्टेज, अलग अलग फेजेस का सामना करती है, तब यही सब स्टोरी एक एक करके उसका लाइफ में आता है, रिकाउंट होके, रीटोल्ड होके, जिसके साथ वो अपना मिथोलॉजी का अंदर छुपा हुआ जो एक्चुअल टीचिंग है, तब वो खुद को रिलेट कर पाती है, खुद को मतलब वो समझ पाती है। जैसे एक दमयंती का जो कहानी है स्वयंवर का, कि जैसे दमयंती का स्वयंवर रचाया गया था, जिसमें उसको खुद मौका दिया गया था कि वो अपने खुद से, अपना मर्जी से अपना हस्बैंड को चुने, तो तब निषाद राज नल को उसने चुना था, ठीक है। तो सिमिलर तरीके से देवी का भी एक तरीके से स्वयंवर ही कहा जाए रचाया जाता है, कि जिसमें उसको मौका दिया जाता है कि चलो तुम जो है अपना हिसाब से बातचीत करके अपना हस्बैंड के साथ कंपैटिबल हो लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई थोप देंगे तुम्हारे ऊपर, हालांकि उसका अपने शादी करने का मर्जी था नहीं, अपने माँ का वजह से उसने अपना माँ का दिल रखने के लिए, या ये माँ खुश हो जाएगी, माँ का चिंता मुक्त हो जाएगा कि अगर बेटी का शादी हो जाएगा, तो इसी वजह से उसने का अपना मन मार के ही थोड़ा सा शादी के लिए राज़ी हुई। लेकिन कम से कम चलो कि शादी में कम से कम इतना फ्रीडम तो दिया जा रहा है कि अपने से थोड़ा हस्बैंड के साथ बातचीत कर ले, या देख ले कम से कम जिसके साथ ज़िंदगी गुजारने वाले वो है भी कैसा। तो ये उसको अपॉर्चुनिटी मिला था। तो उसने महेश के साथ, महेश उसका हस्बैंड था, तो महेश के साथ उसने बातचीत किया था। तो महेश ने साफ साफ पहले ही खुल करके बता दिया था कि देखो भाई, मैं जो है ज़्यादा तुमको टाइम नहीं दे सकूँगा, क्योंकि मेरा जनरली टूरिंग्स रहता है, ज़्यादातर मैं ऑफिस टूर में व्यस्त रहता हूँ। महीने में मुश्किल से 10 दिन शायद मैं बेंगलोर में अवेलेबल रह सकूँ तुम्हारे साथ, तो क्या ये तुमको मंजूर है? हालांकि तुम एकदम अकेले तो नहीं रहोगे, बाबा रहेंगे घर में, माँ अम्मा रहेगी, लेकिन कभी कभी तुमको अकेलापन फील तो ज़रूर होगा, तो तुम सोच लो, समझ लो पहले ये सब सही है कि नहीं, फिर ही आगे बढ़ो, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। तो तब तो काफ़ी अच्छा लगा था देवी को कि चलो अच्छा आदमी है, पहले ही बता दिया, ठीक है, मुझे अपना ऐसे कोई राज नहीं रखा, रिस्पेक्ट करता है, तो उसने पहले हाँ बोल दिया। लेकिन बाद में जब उसका शादी हो गया, उसका बाद जब वो देखती थी कि बहुत दिन दिन तक वो जो महेश है वो एब्सेंट रहता था, ठीक है, फिर उसका अपना पर्सनल जो विश है, मैं देवी की बात कर रहा हूँ, या उसका जो प्रेफरेंस है उसका वो उतना ध्यान नहीं देता था, अपना विश के आगे, अपना प्रेफरेंस के आगे, ये सब चीज़ों जो मेल शॉविनिस्ट बिहेवियर था, ये उसको हर्ट करने लगा। फिर उसको समझ में आया कि ऐसे करके तो मैंने नहीं सोचा था, या ऐसा इतना भी केयरलेसनेस, इतना भी जो अटेंशन ना देना, या उसका मेरा प्रेफरेंस का कदर नहीं करना, ऐसे तो मैं नहीं जी सकूँगा, ऐसे तो मैं मैरिज को कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और दादी का बताया हुआ कहानी आता है, जो है गांधारी का कहानी, कि उनके जो पति थे धृतराष्ट्र, क्योंकि वो ब्लाइंड थे, ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, तो इसीलिए गांधारी ने भी अपना
आंखों में पट्टी बांध लिया था और ज़िंदगी भर के लिए उन्होंने सोचा था कि मैं भी कुछ नहीं देखूंगा। ठीक है, ये एक तरीके से उनका एक सेल्फ सैक्रिफाइस था और अपने पति का जो ये हालात है उसको एक एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, मूव ऑन करना, इस चीज़ का ये परिचय देता है। ठीक है, अब इस चीज़ के साथ कौन सा रियल लाइफ स्टोरी लिंक होता है? देवी का जो माँ यानी सीता, उसका अपने सैक्रिफाइस का। याद है मैंने आपको पहले ही बताया था, सीता को म्यूज़िक से काफ़ी लगाव था। तो सीता जब शादी करके आई थी तो तब उसको डाउरी में एक वीणा मिला था। ठीक है, तो वो आकर के वो वीणा डेली प्रैक्टिस करती थी, बजाती थी। हाँ, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि घर का काम काज छोड़ के, घर का काम काज अपना दायित्व पूरा करने के बाद फिर उसको जो समय मिलता था डेली सुबह थोड़ा सा वो वीणा के साथ रिवाज करती थी। अब एक दिन उसका ससुर जी ने, यानी जो देवी के दादाजी है, उसने एक बार अपना बहू को बुलाया कोई कारण से, लेकिन उस वक्त क्योंकि सीता बीना में व्यस्त थी रिवाज करने में, तो उसको सुनाई नहीं दिया। तो फिर उसका ससुर जी काफ़ी गुस्सा हो गया और उसको डांटने लगे, बोले कि तुम्हारा कौन सा काम पहले है, तुम एक वाइफ हो ना, तुम एक डॉटर इन लॉ हो ना, तो वो जो फ़र्ज़ है वो पहले अता करो ना, ये अपना शौक़ अपना खुशी कौन चीज़ का। तो तब काफ़ी शौक़ लगा सीता को, लेकिन वो गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके बीना का तार स्ट्रिंग तोड़ दी अपने हाथों से और फिर वो बोली कि हाँ, मैं एक वाइफ हूँ, मैं एक डॉटर इन लॉ हूँ, तो डेफिनेटली आई विल फॉलो दैट रूल, फॉलो दैट कैनन। ओके, तो ये था कि उसका एक सेक्रीफाइस, गांधारी का सेक्रीफाइस के साथ ये तुलना करके। एक और कहानी बताया था उन्होंने, वो है अम्बा का। ठीक है, अम्बा का तो कहानी आपको पता होगा, महाभारत का एक किस्सा है कि अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, ये तीनों लड़कियां थीं। तीनों ने एक स्वयंवर सभा रचाया गया था। तो जो भीष्म थे वो आकर के तीनों को किडनैप करके लेके चल गए थे। तो जो अम्बा थी, उसको, भीष्म को पता नहीं था कि ऑलरेडी वो किंग शल्य का वाइफ थी, ये उसको पता नहीं था। तो बाद में जब पता चला तो उसने छोड़ दिया कि चलो दूसरे के वाइफ के साथ क्या ही ज़बरदस्ती करना। उन्होंने अपना एक ये दिखाया, एक कोड ऑफ कंडक्ट दिखाया। तो लेकिन जब अम्बा ने अपना हस्बैंड के पास गया, शल्य के पास, तो वो जाहिर सा बात है उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको वापस करने से बोल दिया कि अब तुम और पवित्र नहीं रहे, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट यू। फिर जब अम्बा लौट करके भीष्म के पास जाती है तो भीष्म भी उसको रिजेक्ट कर देता है, बोले नहीं, तुम दूसरे की पत्नी हो, हम तुमको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अम्बा बहुत गुस्सा होकर के तपस्या करना लगता है शिव जी का। तो जब शिव जी संतुष्ट होकर उसको वरदान करते हैं तो वो वर मांगते हैं कि मुझे एक ऐसा माला दीजिए, ठीक है, जिसे मैं भीष्म के खिलाफ प्रतिशोध ले सकूं। तो उसको एक ऐसा माला मिलता है शिव जी की तरफ से कि जिसका गले में वो डालेगा वो भीष्म को पराजित करेगा। तो ये एक कहानी है कि कैसे मेल से रिजेक्टेड होने के बाद भी जो अथॉरिटेरियन, सो कॉल्ड अथॉरिटेरियन फिगर है या गार्जियन फिगर है, उससे हैरेस होने, उससे रिजेक्टेड होने के बाद भी खुद को हेल्पलेस ना समझ करके एक खुद का तरफ से स्टैंड लेना, खुद का होके खुद फाइट करना, ये जो एक स्पिरिट है, ठीक है, इसका इसे सीख मिलता है। और अल्टीमेटली एक और स्टोरी वो बताती है जो देवी का लाइफ में आगे आकर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉवल का कंक्लूजन है, वो है गंगा और शांतनु का कहानी। कि ये भी महाभारत से लिया हुआ है कि गंगा से शांतनु को प्यार हो जाता है, और लेकिन गंगा उसको एक ही शर्त देती है कि मैं तुमसे तभी शादी कर सकूंगा और शादी करके तब तक ही शादी में का बंधन में रह सकूंगा जब तक तुम मेरा कोई भी काम में कोई रोक टोक नहीं करोगे, चाहे उस काम पे तुमको कितना भी आपत्ति या दुख क्यों ना लगे। तो शांतनु ने राजी हो गया। फिर जब भी उनका मतलब संतान आता था तो गंगा उसको बहा देती थी पानी में। ठीक है, तो काफ़ी ऐसे करके 7 संतान को उसने बहा दिया। तो शांतनु को बहुत दुख तो होता था, लेकिन वो मैरिटल वाव टूट जाएगा इसलिए वो कुछ बोलता नहीं था। लेकिन 8वां संतान के टाइम में क्या हुआ कि वो और मतलब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो रोक दिया। ठीक है, वो गंगा को टोक दिया, बोले नहीं, मैं तुमको इस संतान को विसर्जन करने नहीं दूंगा। तो गंगा बोले ठीक है, पकड़ो तुम्हारा संतान, अब अपने इसका पिता भी बनो, अपने इसका माता भी बनो। मुझे प्रतिश्रुति दिए थे, प्रॉमिस किए, वो तोड़ दिया, और बस टाटा बाय बाय, अब मैं चला, अब मैं और नहीं रहूँगा। तो ऐसे करके चल जाता। आपको पता ही होगा वही अष्टम संतान जो था गंगा का, दैट इज विष्णु हिमसेल्फ। ठीक है, इसलिए उसको गंगा पुत्र भी कहा जाता है। तो ये जो मिथ है ना गंगा शांतनु का, ये आखिर में आपको देखने को मिलेगा जब देवी का महेश से मतलब मैरिज ब्रेकअप होगा उस वक्त। ठीक है, तो अब मतलब आगे बढ़ते हैं कहानी में कि जैसे अब देवी का मायम्मा का साथ जो कनेक्शन है वो हम लोग समझेंगे कि वो कैसे आगे चल के डायनेमिक्स चेंज करता है। तो जाहिर सा बात है कि शादी होने के बाद पहले पहले कुछ दिन तो उसको अच्छा ही लगा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है और वो ये रियलाइज़ करती है देवी कि उसका हस्बैंड जो है महेश, वो एक मेल शॉविनिस्ट है और उसका पत्नी का क्या ख्याल है, क्या इच्छा है, उससे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसको बस अपना थॉट, अपना सोच और अपना पॉइंट ऑफ व्यू से ही
बस पड़ी है। और वो प्रेशर देता रहता है देवी को एक मेल चाइल्ड के लिए, बेटा के लिए, कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। उसका दिमाग में बस एक ही चीज़ चलता है कि औरत का जो है, इंडियन वुमेन का एक ही काम है, दैट इज़ टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। और अपना ऑब्वियसली बात है, अपना स्वामी का, अपना पति का बात मान के चलना, उसका मन का हिसाब से चलना। लेकिन देवी का ऐसा माइंडसेट नहीं है। एक तो वो बड़ी हुई है यूएस बैकग्राउंड में, वहाँ हायर एजुकेशन लेके, तो उसका तो मतलब एक अलग ही इंडिविजुअलिज्म उसके अंदर है, फ्रीडम उसके अंदर है। तो ये सब उसके अंदर पहले से ही है। और प्लस उसके दादी से कहानी सुन सुन के भी उसका मन में एक ऐसा बेस पॉइंट तैयार हो गया है कि वुमेन मतलब ही सब्जुगेटेड होना नहीं, वुमेन मतलब ही मुंह चुप करके सील करके सब कुछ सहना नहीं, वो भी अपना स्टैंड ले सकती है, वो भी अपना हीरोइन बन के अपना लाइफ खुद सेट कर सकती है। लेकिन जब वो रियल लाइफ में आती है ना, तब उसको पता चलता है कि ये सब मिथोलॉजी, ये सब स्टोरी सुनने में जितना आसान लगता है, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करना उतना आसान नहीं है। यहाँ हम लोग चाहे भी तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, सम ऑफ आवर लिमिटेशंस। ठीक है, यहाँ पे जो बाबा है यानी उसका फादर इन लॉ, और जो ये मायम्मा है, ये दोनों उसको गाइड करते हैं, ये दोनों उसको थोड़ा सा कंसोलेशन देते हैं। मायम्मा जैसे अपना स्टोरी उसको बताती है कि वो उनका अपना 12 साल का उम्र में शादी हुआ था, फिर उसका जो हस्बैंड थे ड्रंकर्ड थे, बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे, उसका जो सांस थी बहुत ज़्यादा क्रूएल थी, दोनों ही उसके ऊपर टॉर्चर करते थे। और उनका बेटा नहीं हुआ था, मतलब मेल चाइल्ड नहीं हुआ था, इसलिए डेली सुबह एकदम बहुत ठंडा में उसको डेली पानी में डुबा करके नहाते थे, और भी ढेर सारा फालतू फालतू का रिचुअल्स करवाते थे, उसको टॉर्चर करते थे। और फिर 10 साल ऐसे कराए, और फिर आखिरी में जब उसका बेटा हुआ भी, तो बेटा भी लेकिन अच्छा नहीं निकला, वो भी बड़ा होकर के मतलब बिगड़ा हुआ लड़का निकला। ठीक है, वो मारता पीटता था आपको भी, फिर कुछ कुछ चीज़ के लिए प्रेशराइज करता था, थ्रेट करता था। तो फिर ये सब चीज़ लेकर के मैम उसको समझाए कि अल्टीमेटली एक वुमेन को क्या करना पड़ता है कि थोड़ा मान के चलना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ता है, नहीं तो उसके लिए कंटिन्यू करना, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और जो दूसरा कैरेक्टर है बाबा, वो हमेशा गीता को, सॉरी गीता बोल रहे, देवी को ऐसा स्टोरी सुनाते हैं जिससे कि एक आइडियल फेमिनाइन वर्चू रिफ्लेक्ट हो। वो हमेशा ऐसा सब फीमेल कैरेक्टर्स के बारे, वो भी मिथोलॉजी से ही सुनाते हैं, लेकिन ऐसा सब फीमेल कैरेक्टर को वो पिक करते हैं जिन्होंने अपना हाउस होल्ड के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया है, जिन्होंने अपना हस्बैंड के लिए, अपने इन लॉज के लिए, अपना सांसारिक कर्तव्य के लिए अपना मतलब अपने आप को, जो अपना ईगो है या अपना पर्सनल चीज़ है, उसको साइड में रख दिया है। और प्लस वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की भी बात करते हैं कि वाइफ का अंदर जो स्पिरिचुअलिटी रहता है, वो पति का स्पिरिचुअलिटी को भी जगा देता है। पति का अंदर का जो डिवाइन लैम्प है, उसमें भी वो आग जला देता है, रोशन कर देता है। तो वाइफ का एक तरीके से ये ड्यूटी है कि वो अपने आप को जो है वो सेक्रीफाइस करे, और जो फैमिली है उसको अपहोल्ड करे, अपना हस्बैंड जो है उसको अपहोल्ड करे, उसको बेहतर बनाए, फैमिली को बेहतर बनाए। इसी में उसका बेहतरी और इसी में उसका जो कामयाबी है वो माना जाएगा। ठीक है। इसमें देवी जो है दोनों में एक कंपैरिजन करती है। एक जो इतना दिन से वो नानी से, सॉरी दादी से जो कहानी सुनते आए हैं, उसको वो बोलती है प्रिल्यूड टू वुमनहुड, यानी वो में एक नारीत्व वो क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सिर्फ स्टीरियोटिपिकल नहीं कि संसार करो, मरो, सेक्रीफाइस करो, बस ऐसा नहीं। उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या उसमें पोटेंशियल है, वो अपने आप को कैसे खोज सकता है, उसका एक स्वाद था, उसका एक टेस्ट था। लेकिन बाबा जो सब कहानी बता रहे हैं, वो सब एक परफेक्ट वाइफ के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप नहीं, इसमें सिर्फ फॉलो करना है। इट इज ट्रूली प्रैक्टिकल एंड प्योरली फंक्शनल। ठीक है। अब लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि वो डिसाइड कर लेती है कि महेश के साथ और रहना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। तो अल्टीमेटली और वो कि वो चाइल्ड के लिए भी, मेल चाइल्ड के लिए भी प्रेशर उसको कर लेता है, तो फाइनली वो महेश के साथ छोड़ देती है। ब्रेकअप जो मैरिज है, वो मैरिज टाइप वो तोड़ देती है, और तोड़ करके वो निकल आती है। उसका तो कोई चाइल्ड भी नहीं हुआ था महेश के साथ। तो यहाँ पे वो गंगा और शांतनु का जो कहानी उसको बताया जाता था दादी के द्वारा चाइल्डहुड में, तब तो उसको उतना समझ में नहीं आता था। लेकिन आज जब वो ये डिसीजन लेने वाली है, तब उसको ये मिथ समझ में आ रहा है कि क्यों दादी वो कहानी सुनाई थी और कहाँ उसका जो इम्पोर्टेंस है वो लिखा हुआ है।
तो ये तीनों बेसिकली जो कैरेक्टर्स है, सीता हो गया, देवी हो गया, मायमा हो गया, तीनों का ही ज़िंदगी को एक तरीके से एक पैरेलल में ला करके कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके समझाया गया है कि इंडियन वुमेन को कितना, उनका प्रेडिकामेंट क्या है, उनको ज़िंदगी में कैसे चलना पड़ता है, समाज उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो खुद से क्या एक्सपेक्ट करती है, दोनों को वो लोग बैलेंस करके कैसे चलती है। और इस पूरा नॉवल का थ्रू मिथोलॉजिकल काफ़ी फैक्ट्स भी दे के बताया गया है कि मिथोलॉजी भी कैसे एक प्रभाव विस्तार करता है इंडियन वुमेन का साइकोलॉजी में और उसका क्या रोल है। ओके, तो ये था पूरा नॉवल का एक समरी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर और भी कोई कंटेंट में हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम लोग उसमें जल्दी से जल्दी वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़